ले फिर आ गए। सब राज्य खुश है? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर में। फ्रेंड्स, मैं आज लेकर के आया हूं हिस्ट्री का टॉप 20 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। ये सभी प्रश्न का हम सीरियली वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसी वीडियो में पूरी तरह व्याख्या करेंगे। यानी कि ये जो 20 नंबर का है, ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं होगा दोस्तों, इसके साथ हम थ्योरी भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी है हम सभी जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दे फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, एक और बात कहना चाहूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर रोज़ाना 5 to 6:30 क्या चलता है, तो टेस्ट सीरीज चलता है दोस्तों। ठीक है, 5 to 6:30 रोजाना टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट सीरीज चलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 प्लस होते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 प्लस होते हैं, और सभी का एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन होता है दोस्तों। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एवं दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का बात करना हो, स्टडी रिलेटेड कोई सुझाव देना हो या लेना हो फीडबैक, तो दोस्तों मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सअप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्त जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एवं बेल आइकन क्लिक कीजिए। दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा, और इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये पहला क्लास है जो मैं थ्योरी के साथ आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, और बहुत ही जल्दी पोल सिस्टम भी करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, खूत और मुकद्दम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खूत और मुकद्दम किससे संबंधित है निम्नलिखित में से दोस्तों? तो ये जमींदारों से संबंधित है। किससे? जमींदारों से। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब खूत और मुकद्दम है, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि खूत और मुकद्दम क्या होता है सर। तो चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं और पूरी तरह समझा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर सी था, जमींदार। और व्याख्या में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जमींदारों को खूत और मुकद्दम कहा था। क्या कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको कहा था? तो जमींदारों को खूत और मुकद्दम कह के संबोधित किया था। और उसने आशा की थी कि जिस तरह आम लोग कर देते हैं उसी तरह कौन देंगे? तो जमींदार भी कर देंगे। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब कर लगाया था तो उसने आम लोगों पे तो कर वृद्धि किया ही था, और फिर भी जो उनके अधीन जो जमींदार आते थे, जो अन्य राज्य के अधीन भी आते थे, उनसे भी आशा किया था उसने कि जितने भी जमींदार हैं वो कर दें। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए उसने क्या कहा था? जमींदारों को खूत एवं मुकद्दस कहा था, मुकद्दम कहा था। ठीक है, मुकद्दम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जैन कवि जिन प्रभासूरी किसके दरबार से संबंधित है? तो बताइएगा दोस्तों, जैन कवि जिन प्रभासूरी किसके दरबार से संबंधित है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से संबंधित है। किसके बाद? तो मोहम्मद तुगलक के दरबार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जैन कवि है जिन प्रभासूरी, तो किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था जिनके पास धार्मिक शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र का बहुत ही गहरा क्या था?
तो उसके पास ज्ञान था दोस्तों, ठीक है। और वह कई धर्मों का मानता था, वो जो है कितने बहुतों सारे धर्मों को सम्मान करता था, मानता था, ठीक है दोस्तों। जैन कवि जिनप्रभा सूरी उसके दरबार में कई वर्षों तक रहे थे। तो जैन कवि किसके दरबार में थे जिनप्रभा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न है तुगलक वंश से हैं और ये सभी प्रश्न हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है दोस्तों। और मैं टॉपिक वाइज इसी तरह लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। दबा दीजिए लाइक पे कस के। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाइए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन कौन सा कार्य किया, क्रमानुसार सजाना है दोस्तों, ठीक है। तो राजधानी परिवर्तन, कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान, तो नहीं दोस्तों, मैंने अभी अभी ऊपर बताया कि पहले क्या किया उसने, कर वृद्धि किया। तो कौन सा हो जाएगा, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा एवं खुरासान अभियान। उसने 4 ये प्रकार के परिवर्तन किए और ये चारों प्रकार के परिवर्तन जो है क्रमानुसार हो जाएगा। कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले कर वृद्धि की, राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा चलाया, उसके बाद खुरासान अभियान चलाया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में पूरी तरह चारों अभियान के बारे में व्याख्या कर लेते हैं डिटेल के साथ, थ्योरी के साथ। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका बी आंसर होगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रयोग किए और कृषि में गहरी रुचि दिखाई। किस में रुचि दिखाई? तो कृषि में गहरी रुचि दिखाई। इसने अपने प्रथम प्रयोग के तहत द्वाब के उपजाऊ प्रदेशों के भू राजस्व कर में वृद्धि कर दी। क्या किए? तो द्वाब का कौन सा जगह होता है? तो दोस्तों जो दोनों तरफ से नदियां बहती हैं और बीच में जो जगह होता है उसको द्वाब कहा जाता है। और उस जगह पे जो राजस्व उत्पन्न होता था उसको क्या कर दिया, 50% अब क्या लगा दिया, तक कर लगा दिया, कर वृद्धि करके। और उपज का आधा भाग दोस्तों लेता था वो कर के रूप में। कितना लेता था? तो आधा भाग, तो उसी को 50% कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसका दूसरा परिवर्तन क्या था? तो दूसरे प्रयोग के तहत राजधानी दिल्ली को कहाँ कर दिया? तो देवगिरी स्थानांतरित कर दिया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दूसरा प्रयोग कौन सा किया था दोस्तों? तो दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करके देवगिरी किया, एवं उसने दिल्ली को देवगिरी का नाम बदल करके क्या रख दिया दोस्तों? तो दौलताबाद नाम रख दिया। देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया? तो दौलताबाद रख दिया, ठीक है दोस्तों। और ये इनके पतन का सबसे बड़ा मुख्य कारण था, ठीक है। चलिए तीसरा प्रयोग कौन था? तो तीसरा प्रयोग था दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का। तीसरा प्रयोग कौन था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना था। संभवतः तांबा और पीतल थे, वो जो मुद्रा था वो किसका बना हुआ था दोस्तों? तो तांबा और पीतल के थे, जिनका मूल्य चांदी के सिक्कों के समान था, ठीक है दोस्तों। किसका समान था? तो चांदी के सिक्के का समान था। और यही उसके राजस्व का घटा हुआ दर माना गया, यानी कि उसके राजस्व में गिरावट आई। मूल कारण था ये कि चांदी की कीमत दोस्तों हमेशा से ज़्यादा है, लेकिन तांबा है और पीतल है उसका तो चांदी से नीचा ही है। और उसने क्या कर दिया, जब ये सांकेतिक मुद्रा चलाया तो जो पहले जो बनाया गया था तांबा का सिक्का, वो दोनों का मूल्य समान हो गया। अब इसमें जो लोग चांदी का रखते थे उसे भी तांबा के बराबर ही मान के दिया जाता था और तांबा को तो दिए ही जाता था, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए उनका और विघटन हुआ, ठीक है। और क्या हुआ दोस्तों? और ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से लिया था वो? तो ये जो प्रेरणा है उसे चीन और ईरान से मिली थी, ठीक है दोस्तों। इन नए सिक्कों को दोकानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो दोकानी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इन नए सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों? जो तांबा और पीतल का चलाया गया था तो इसको दोकानी कहा जाता था। और ये कब चलाया था उसने? तो 1329 से 30 ईस्वी में चलाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं चौथा प्रयोग कौन सा। तो उनका चौथा प्रयोग दोस्तों खुरासान अभियान था। कौन सा अभियान था? तो खुरासान अभियान। ये कैसा अभियान था? तो इस अभियान के लिए उसने तुगलक ने अपने सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया था, यानी कि उसने अपने सैनिकों को 1 वर्ष का एक्स्ट्रा वेतन पहले ही दे दिया था एडवांस में, ठीक है। और इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो खुसरो मलिक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो खुसरो मलिक ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 4th नंबर।
फोर्थ नंबर प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो ये देखना है। तो चलिए पहले देखते हैं। उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों में अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया। तो नहीं दोस्तों, ये देख लेते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, डी वाला। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? डी हो जाएगा। मोरक्को यात्री इब्न बतूता उसके शासन की निंदा करता है। क्या करता है दोस्तों? तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता उसके शासन की निंदा करता है। इसको प्रश्न देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, असत्य है, सॉरी दोस्तों, असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों में अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया था। तो ये तो सही है दोस्तों, ये सत्य है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई थी। ये भी सही है दोस्तों, दिया गया था, एवं रक्त पिशाचु कहा गया था उसे। ठीक है, और राजधानी स्थानांतरण से संचार, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखे। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि राजधानी जब परिवर्तन हुआ तो बहुत सा चीज़ परिवर्तित हो गया, क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट वो कहाँ चले गए? देवगिरी, और देवगिरी का नाम रख के क्या बदल दिया? तो दौलताबाद रख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो चौथा है, डी है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता शासन की निंदा करता है। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसकी प्रशंसा किया था। तो ये हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासन में काल में आया था भारत? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। और ये कहाँ का था? तो मोरक्को का था। ठीक है दोस्तों, और ये प्रशंसा किया था उसके राष्ट्र की। ठीक है, सिर्फ ये राजधानी परिवर्तन के बातों को उसने थोड़ा सा व्यथित हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो डी का एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासकों में सबसे अधिक शिक्षित व सभी धर्मों को सम्मान देने वाला पहला शासक था। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, मैंने अभी अभी ऊपर बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, धार्मिक ज्ञान एवं क्या तो दार्शनिक ज्ञान, और वो सबसे मध्यकालीन शासक जितने भी हुए उस सभी में बहुत ही बड़े शिक्षित थे। ठीक है, और ये सभी धर्म का सम्मान करते थे। उसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। अभी भी बताया मैंने दोस्तों कि धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। वह योग्यता के आधार पर किसी को भी उच्च पदों पर नियुक्त कर देता था। ठीक है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, यानी कि छोटे परिवार का हो या कुलीन बड़े परिवार का हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। उसने अपने शासनकाल में 4 प्रयोग किए थे, वे असफल रहे। कौन कौन से प्रयोग थे दोस्तों? तो अभी मैंने बताया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दूसरा राजधानी परिवर्तन, खुरासानी युद्ध, और ये क्या था चौथा? तो चौथा था दोस्तों, कौन सा था दोस्तों? तो उसने दोस्तों 4 परिवर्तन कौन से किए थे? तो पहले दोस्तों उसने किया था कर वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, और राजधानी परिवर्तन के बाद क्या कर दिया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान अभियान चलाया। तो ये 4 परिवर्तन उसने किए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं। उसने अपने शासनकाल में 4 प्रयोग किए थे। ठीक है, जो असफल रहे थे वो मैंने अभी बता दिया कौन कौन थे। वे आदर्शवादी की संज्ञा दी गई थी। उन्हें क्या दिया था? आदर्शवादी की संज्ञा, अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई थी। क्या दोस्तों? अभागा। पूछ दे कि किसको अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक को अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई थी। ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। जब उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की तो उसने सड़क और सराय बनाए और संचार में सुधार किया। उसने दिल्ली से पीर औलिया भी भेजे। किसको भेजे थे? तो पीर औलिया को भी भेजे थे, ताकि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विचारों में भी परिवर्तन लाया जा सके, जिससे लोगों में प्रभावशाली प्रक्रिया भी दिखी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता कब आया था? तो 1333 में दिल्ली आया। और वह उसने कब आया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में दिल्ली आया, और उसने तुगलक के प्रयोगों को कोई हानिकारक प्रभाव नहीं देखा, और जिसकी उसने कोई निंदा नहीं की। ठीक है दोस्तों, कोई निंदा नहीं की, इसीलिए कहा जाता है कि इब्न बतूता ने कोई निंदा नहीं की। चलिए ठीक है, देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स,
मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो कौन सा कथन होगा इसका? 5 का। तो 5 का हो जाएगा दोस्तों, पहले देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं दोस्तों। पहला है, इसके काल में तर्मसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्या है दोस्तों? सिंध पर आक्रमण किया था। दूसरा है दोस्तों, उसने सिंध पर विजय हासिल की और कलानौर पेशावर तक अधिकार कायम कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स, उसका उद्देश्य प्राकृतिक या वैज्ञानिक सीमा कायम करना था। तो ये तीसरा भी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका तीनों सही हो जाएगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 4 का? तो 4 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब डी ऑप्शन हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। व्याख्या देख ले। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही मंगोल सेना ने तमेसरीन के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया था। और किसके नेतृत्व में किया था दोस्तों? बताइएगा। तो तर्मसरीन के नेतृत्व में। किसके? तो तर्मसरीन के नेतृत्व में किस पर? सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, कर दिया, और उनका एक दल मेरठ तक पहुंच गया। ठीक है, तुगलक ने झेलम के निकट मंगोलों को परास्त किया तथा कलानौर से लेकर पेशावर एवं सिंध तक अपना वर्चस्व कायम किया। ठीक है दोस्तों, देवगिरी से लौटने के बाद तुगलक ने गजनी और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य दल तैयार किया था, और वह गजनी और ईरान के अधिकार का प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक सीमा कायम करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी? तो निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी? तो किसके लिए दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों, और आप लोग जानते होइएगा इसके बारे में। किसके लिए अमीर ए कोही का? तो कृषि के लिए। ठीक है दोस्तों, और मैंने पहले ही बताया था, पहले ही प्रश्न में, कि कृषि के प्रति मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? बहुत ही जागरूक था। ठीक है दोस्तों, तो इसका व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों, एक्सप्लेनेशन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि के विस्तार एवं सुधार के लिए योजना आरंभ की थी, और जिसे दीवाने अमीर कोही विभाग कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? तो दीवाने अमीर कोही विभाग कहा गया, दीवाने अमीर कोही विभाग कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, दीवाने अमीर कोही विभाग किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। और ये किसके लिए? तो कृषकों के लिए चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसके तहत पूरे इलाके को विकास खंडों में विभाजित करके प्रखंड अधिकारी नियुक्त किया गया जाता था, जिसका कार्य किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना था। तो मतलब कि कहने का मीन्स है कि दोस्तों, अभी ही नहीं, जिस तरह गवर्नमेंट आज भी किसानों को प्रोत्साहित करती है पैसा दे करके, चाहे वो किसान पीएम योजना हो या जिस भी योजना के तहत किसान को भत्ते दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं अनाज के लिए एवं बर्बादी हो जाता, तो उस समय भी दिए जाते थे दोस्तों। ठीक है, किसान को सभी दिन से थोड़ा ना थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिली, लेकिन आज भी किसान को जो चाहिए, जो उसके द्वारा उगाया हुआ अनाज है, उसका सफल मूल्य, सही मूल्य नहीं मिल पाता है। आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किसान को बहुत ही हेल्प की, बहुत ही मदद की, योजना चलाए, लेकिन किस लिए? तो सिर्फ दोस्तों राजस्व के लिए, यानी कि कर वृद्धि के लिए, कि जितना उपजाऊ होगा उसका 50% उनको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सब एक दूसरे के मतलबी थे और इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं 7 का। तो पहले देख लेते हैं कथन दोस्तों, उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल था। ठीक है दोस्तों, ये सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद उसके दक्षिण से लौटने के बाद वहाँ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हो चुका था। तो ये भी सही है दोस्तों, विजय एवं बहमनी राज्य का क्या हो चुका था, तो उदय हो चुका था। और किसने किया था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने किया था दोस्तों, तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था संगम वंश की स्थापना। और संगम वंश क्यों पड़ा था, तो उनके पिताजी का नाम संगम था, इसीलिए संगम वंश नाम पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो इतना कुछ हो जाता है विजयनगर को लेकर के। ठीक है, और सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हुई, ये भी सही है दोस्तों। सिंध विद्रोह के दौरान क्या हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा। 7th का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट व्याख्या। तो व्याख्या है दोस्तों, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तुगलक के तमाम असफलताओं के बावजूद भी उसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जितनी असफलताएं हुई, जितनी उनके प्रयोग विफल हुए, फिर भी वो चरमोत्कर्ष काल था। ठीक है दोस्तों, जब दक्षिण में सेना में फ्लैग फैल गया, ये एक प्रकार का बीमारी था, फ्लैग फैल गया, तो 2/3 सैनिक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसे तुगलक को बहुत आघात लगा और वह हमेशा के लिए दक्षिण से वापस आ गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद वहाँ हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का छोटा राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बताया है कि किसने किया है, तो हरिहर एवं बुक्का ने स्थापित कर लिया। तथा दौलताबाद के निकट कुछ विदेशी अमीरों ने एक छोटा राज्य कायम किया, जिसका नाम क्या रखा, तो बहमनी साम्राज्य कहा गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, तो बहमनी साम्राज्य कहा गया। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम समय अवध, गुजरात तथा सिंध के विद्रोह दबाने में कामयाब हुआ और सिंध में ही उसकी क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। कहाँ पर, तो सिंध में हो गया था मृत्यु। जब गुजरात एवं सिंध के विद्रोह दबाने वो गए थे, तो वहीं पे उनकी क्या हो गई दोस्तों, तो अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। ठीक है, तो देख लेते हैं 8 नंबर। ठीक है दोस्तों, पहला, उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया था, तो ये भी सही है, यह सत्य नहीं है, सत्य है। उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था, ये भी सही है। उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और थट्टा का विद्रोह दबाने में किया था, तो ये भी सही है दोस्तों। 8वां इसका मतलब, यानी कि डी जो है इसका मतलब आंसर असत्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। उसने दक्षिण की किसी राज्य पर हमला नहीं किया था, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसकी व्याख्या। तो फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर उड़ीसा के शासक पर आक्रमण किया और वहां के मंदिरों को नष्ट करके धन लूटा। ठीक है, लेकिन उड़ीसा के सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया उसने, सिर्फ धन के वजह से, धन की मंशा से लूटना और आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसको अपने साम्राज्य में उसने मिलाया नहीं था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं दोस्तों। पहले कथन देख लेते हैं। उसने एकता को वंशानुगत बनाया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया, ये ठीक है। वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, ये सही है दोस्तों। इसका हो जाएगा 3, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। वो सिपाहियों को नगद वेतन देता था। तो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो ये कथन सत्य है कि वो सिपाहियों को क्या करता था, तो नगद वेतन देता था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सॉरी एक मिनट, सी में ही है ना दोस्तों,
हाँ 3 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल शांति और मुक्त विकास का युग था। क्या था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल शांति एवं मुक्त विकास का युग था। उसने हुक्म जारी किया कि अमीर की मृत्यु होने पर इक्ता सहित उसका स्थान पुत्र दामाद या गुलाम को उत्तराधिकारी मानकर दिया जाएगा, जो बाद में हानिकारक सिद्ध हुआ। अंततः कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये सत्य है। ठीक है, उसके बाद उसने वंशानुगत सिद्धांत को सेना पर लागू किया। अंततः कथन ये भी सत्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है वह सिपाहियों को नगद वेतन नहीं देता था, बल्कि वेतन की जगह अलग अलग गांवों की भू राजस्व उसके नाम कर दिए जाते थे। अतः कथन 3 असत्य है, यानी कि 2 सत्य था 1 असत्य था, यही चुनना था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ये कथन असत्य है। और ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने वहाँ पे असत्य कह दिया था, लेकिन वो दोनों कथन ऊपर वाला सिर्फ डिफरेंस चुनना था दोस्तों। ठीक है, तो डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? तो 3rd नंबर हो जाएगा, यानी कि किसान को नगद वेतन तो अलाउद्दीन देता था। ये मेरे माइंड में बैठा नहीं दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ कि कौन देता था किसानों को। तो किसानों को नगद वेतन तो पहली बार देने की प्रथा किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, परमानेंट वेतन पे रखने की प्रथा को। ठीक है, और घोड़ा दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सब याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। लंबा वीडियो जा रहा है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई थी? तो किस शासक ने अपनाई थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिरोज ने खुद को सच्चा मुसलमान माना था। फिरोज शाह तुगलक ने खुद को क्या मानता था? सच्चा मुसलमान मानता था, और उसने अपने राजस्व को इस्लामी राजस्व घोषित किया था। क्या किया था उसने? अपने राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित किया था, तथा जजिया को अलग कर बना दिया, जो पहले भू राजस्व में ही शामिल था। ठीक है, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। क्या किया था? तो जजिया कर पहले मुसलमान पे लगाया गया था, लेकिन जब उसकी गवर्नमेंट आई, जब वो खुद शासक बना, तो क्या किया? जजिया कर मुसलमान पर छोड़ करके ब्राह्मण पे भी लगा दिया गया। इस टैक्स से सिर्फ महिलाएं, बच्चे, अनाथ, अंधे एवं अपंग लोगों की क्या होता था? बाहर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन लोगों को बाहर रखा गया था जो स्वस्थ थे, अच्छे थे, जो पैसा कमा सकते थे, उनसे ये कर लिया जाता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक है दोस्तों, खासकर ब्राह्मण पर। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला कथन है दोस्तों, फिरोज तुगलक ने आर्थिक अवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। दूसरा, उसने राजनीतिक महत्व को बढ़ाते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया। तीसरा, उसने तैमूर आक्रमण का डटकर सामना किया। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन, यानी कि 3 सही हो जाएगा। कौन सा? तो 3, उसने तैमूर आक्रमण का डटकर सामना किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, और उसने कई नगरों में मरम्मत कराई। अंततः यह कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि तीसरा जो है कथन असत्य है, उसने डिफरेंट होगा। ठीक है दोस्तों, सत्य है। देखिएगा दूसरा कथन, उसने धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व का कदम उठाते हुए यह आदेश दिया कि जब भी किसी स्थान पर हमला करे तो कुलीन परिवारों में उत्पन्न लड़के को गुलाम बनाकर मेरे पास भेजे। अंततः यह कथन भी सत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ। तब दिल्ली का सुल्तान कमजोर पड़ चुकी थी, और आक्रमण का सामना करने के लिए दिल्ली में कोई सशक्त शासक नहीं था। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? फिरोज तुगलक का पुत्र था। कौन? मोहम्मद था। कौन था? फिरोज शाह का पुत्र, तो मोहम्मद था दोस्तों। ठीक है, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा।
और तैमूर ने आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो 1398 में किया था। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सुल्तान गयासुद्दीन की, एक मिनट दोस्तों, सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की थी? तो सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की थी दोस्तों? तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इवाज ने, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो जब इल्तुतमिश पश्चिमी इलाकों पर ध्यान दे रहा था, तभी बंगाल और बिहार में इजाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की और अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अब इसका क्या कारण था दोस्तों? तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले राजा क्या करते थे कि जिस राज्य को आक्रमण करके जीत लेते थे, तो उस राज्य को अपने सल्तनत में पूरी तरह नहीं मिलाते थे, उस राजा पे ही छोड़ देते थे और क्या करते थे, सिर्फ उससे राजस्व लेते थे। ठीक है, लगान के तौर पे राजस्व, राज्य करने के लिए उसी को छोड़ देते थे। लेकिन क्या होता था कि वहाँ पर वो अपना कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करता था। इसके वजह से जब वहाँ पर उनका शासन कमज़ोर पड़ता था, तो वो राजा जो होता था क्या करता था, वो अपना मजबूती कायम करता था और खुद को क्या कर लेता था, तो आज़ाद कर लेता था। यानी कि जिस सल्तनत को, वो जिस सल्तनत के अधीन रहता था, उसको कर देना बंद कर देता था और खुद को आज़ाद घोषित कर देता था, ऐलान कर देता था। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रणाली विजयनगर साम्राज्य के साथ भी हुई। विजयनगर में क्या हुआ, जब विजयनगर हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने थे, तो जब इल्तुतमिश वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जब था, तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों, वहाँ पर उसका भी शासन कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि वो वहाँ पे शासन नहीं कर रहा था, सिर्फ वहाँ से कर लेता था। लेकिन हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने क्या किया कि जब देखा कि यहाँ पे राजा तो आता नहीं है, हम क्यों ना अपनी शक्ति को मजबूत करें, और अपनी शक्ति को मजबूत करके वो क्या किया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, और 1336 में विजयनगर नाम से स्थापना कर दिया साम्राज्य को। ठीक है दोस्तों, चलिए, और बहमनी को किसने, तो वहां के अमीरों ने। ठीक है, चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं ने इल्तुतमिश का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो 13 है। चलिए दूसरा देखते हैं। रजिया के सल्तनत में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो और उस दोनों कथन में विचार करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये सही हो, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि इसका रजिया दूसरा सही हो जाएगा। रजिया के सल्तनत में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। ठीक है, कौन सा असत्य है, तो दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अपने जीवन के अंतिम वर्ष उत्तराधिकारी को लेकर इल्तुतमिश काफ़ी परेशान था। जब इल्तुतमिश मर रहा था, तो वो अपने जीवन के अंततः समय में वो सोच रहा था कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसको बनाऊं, और वो बहुत परेशान था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसका जो बेटा था वो गद्दी के लायक नहीं था। मतलब कि होता है ना दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं कि पिता का पद पुत्र को ही मिले। जो योग्य शासक होता है, योग्य शासिका होती हैं, उन्हीं को शासन दिया जाता है, तो ही राज्य का क्या होता है, उद्धार होता है। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश इसीलिए थोड़ा सा चिंतित था कि मैं अपना गद्दी उत्तराधिकारी किसको चुनूं। ठीक है दोस्तों, तो अपने जीवन में इल्तुतमिश काफ़ी परेशान था। बेटों को गद्दी लायक न समझकर उसने रजिया को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया और उलेमा तथा अमीरों को राजामंद कर लिया। अंततः कथन एक क्या है, तो सत्य है दोस्तों। ठीक है, तो किसने किया था, तो उलेमा और अमीरों के सहायता से रजिया सुल्तान को क्या बनाया गया था, तो शासक बनाया गया था। और आपको एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी दोस्तों। तो ये बात याद रखिएगा, कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। अब देखिएगा दूसरा कथन असत्य है, पहले ही बोल दिए दोस्तों। रजिया ने 3 वर्ष तक दिल्ली में शासन किया, परंतु उसी के शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया जिन्हें चहलगामी कहा जाता था। तो तुर्क सरदारों का एक संगठन था, उसको क्या कहा जाता दोस्तों, चहलगामी कहा जाता था। अंततः कथन
असत्य। दूसरा क्या है? असत्य, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो सत्य असत्य ढूंढना था। और तुर्क सरदारों का जो एक समूह था उसको क्या कहा जाता था? तो चहलगामी कहा जाता था। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, चहलगामी। चहलगानी चालीसा कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो बताइएगा। तो तुर्क सरदार थे। अभी डिस्कशन किए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन थे? तो तुर्क सरदार थे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चहलगानी तुर्क सरदार थे जिनसे इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आता था। क्या आता था? तो इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आता था। अब इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, जब इल्तुतमिश शासन करता था, तब ये जो चहलगानी सरदार है ये बात मानते थे इल्तुतमिश का। लेकिन जब वो अपनी बेटी को शासिका इन्हीं के मदद से बनाई और बाद में जाके उन्होंने क्या कर दिया? रजिया सुल्तान का विद्रोह किया। विद्रोह करने का कारण क्या था दोस्तों? तो विद्रोह का कारण था कि रजिया सुल्तान जब दरबार में आती थी तो टोपी और कोट पहन के आती थी, और ऐसे आना उनको पसंद नहीं था, और इसीलिए रजिया सुल्तान को क्या किया? इन्होंने बहिष्कार करना आरंभ कर दिया। क्योंकि मुस्लिम समुदाय में क्या होता है दोस्तों, चेहरा ढांका होना चाहिए। चेहरा जो क्या होना, बुर्के के अंदर होना चाहिए। अब बुर्का उन्होंने क्या किया था? तो बुर्का उन्होंने त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, और टोपी और क्या पहन के आती थी? तो कोट पहन करके दरबार में आती थी, और इसीलिए तुर्क सरदारों को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो चहलगानी तुर्क सरदार थे जिसने इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आता था। अंततः इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वे अपने किसी सरदार को कठपुतली बनाकर गद्दी पर बिठाना चाहते थे, परंतु रजिया के गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर कोई आदमी आपका बहुत ही प्रिय है और वो आपके साथ रह रहा है काफ़ी दिन से, ठीक है, और आप उसको नज़रअंदाज करके किसी और को ज़्यादा अहमियत दीजिएगा तो उसको ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो इसीलिए चहलगानी जो तुर्क थे वे इल्तुतमिश के प्रिय थे, और इल्तुतमिश उसको नज़रअंदाज करके पुत्र मोह में, बेटी मोह में उन्होंने अपनी बेटी को क्या कर दिया? तो अतिशासिका बनाई, और वो बहुत ही अच्छी शासिका साबित भी हुई। लेकिन उनका विद्रोह कर दिया किसने? तो तुर्क चहलगानी सरदारों ने। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। रजिया के विश्वास पात्र अमीर याकूत का कहाँ का निवासी था? रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो अबिसिनिया का निवासी था। कहाँ का था? अबिसिनिया का निवासी था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अबिसिनिया का निवासी था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां अबिसिनिया का निवासी था, जिस पर तुर्क अमीरों ने मेहरबान होने का आरोप रजिया पर लगा दिया था। यानी कि रजिया पर आरोप यह लगा था कि आप किसी व्यक्ति विशेष को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं, और वो कौन है? ये अमीर याकूत है। मतलब रजिया उनके खिलाफ कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं ले लेती थी, और इसी के लिए तुर्क सरदार जो है उनके आंखों में रजिया खटकने लगी। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए रजिया को बंदी भी बना लिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों दिल्ली की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बार बार कराया है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। मैंने बार बार क्लास में भी करवाया और हर जगह करवाए हैं। तो कहाँ थी दोस्तों? तो दिल्ली थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब दिल्ली थी। तो इल्तुतमिश के बारे में ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश भारत का पहला शासक है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश भारत का पहला ऐसा शासक है जिसने दिल्ली को अपनी क्या बनाई थी दोस्तों? राजधानी बनाई थी। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली में राजधानी बनाकर शासन किया, जबकि ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाकर वहाँ से शासन किया। ठीक है दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जब इल्तुतमिश के बाद हुआ, उसका दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक, तो सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। दोस्तों ये कन्फ्यूज़न हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसने ऐबक कहाँ से चलाया था शासन? तो ऐबक लाहौर से चलाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा था और बनाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने बनाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने उसमें मंजिल जोड़वाई थी। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, रिमाइंड करवा दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? बहुत मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, अभी ही बताएं हम दोस्तों। तो किसने?
तो इल्तुतमिश ने कब, तो 1210 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहला शासक था, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ ले गया था, तो दिल्ली स्थानांतरित किया था, ठीक है दोस्तों। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो लाहौर में ही था, ठीक है दोस्तों। चलिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उल्गू खां के नाम से जाना जाता था, तो दिल्ली सुल्तान के किस शासक को नाम से उल्गू खां के नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बलवन को। जी हाँ, बलवन को क्या कहा जाता था, उल्गू खां कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। उनका नाम ही उल्गू खां था और इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, तुर्क सरदार उल्गू खां ने, नहीं दोस्तों इसका नाम ही उल्गू खां था, क्या था ये, तुर्क सरदार था, इसका नाम उल्गू खां था। तुर्क सरदार उल्गू खां ने जब 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया तो बलवन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों। जब 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर तुर्क सुल्तान उल्गू खां ने जब अधिकार कर लिया तो बलवन के नाम से क्या हुआ दोस्तों, प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। कब कर लिया था अधिकार, तो बलवन 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, रजिया बेगम को गद्दी से हटाने में सर्वाधिक योगदान था किसका, रजिया बेगम को गद्दी से हटाने पर किसका था, तो दोस्तों अभी आगे हम लोग डिस्कस किए हैं कि किसके आंखों में रजिया खटकने लगी थी, कौन चाहता था हटाने के लिए, तो तुर्क दोस्तों, कौन सा, तो तुर्क। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, रजिया को गद्दी से हटाने में सर्वाधिक योगदान तुर्क सरदारों ने दिया। उन्होंने भंडिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से मिलकर इसे बंदी बना लिया और मार डाला, ठीक है दोस्तों। तो किससे बना लिया था दोस्तों, बंदी बनाकर, किसके साथ मिलकर के, तो अल्तुनिया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है, बलवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा है कथन पर विचार करना है दोस्तों, तो यह ईरानी अफरासियाबा का वंशज था। नेक्स्ट देखते हैं, उसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित किया। तीसरा, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोलों से सुरक्षित करने में सफल रहा। तो इसमें से कौन सा होगा उपयुक्त कथन, सही नहीं है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका कथन 3 जो है सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। बलवन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की वृद्धि हेतु हमेशा प्रयत्नशील रहा। उसने गद्दी पर अपने दावों को मजबूत करने के लिए खुद को ईरानी शासक अफरासिबा का वंशज कहा। क्या कहा दोस्तों, तो ईरानी शासक अफरासियाबा का वंशज कहा। वह भारत में एक शक्तिशाली कठोर शासक बनकर उभरा और सत्ता की सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। उसने शक्तिशाली सेना भी गठित की, ठीक है दोस्तों। चलिए, दिल्ली पर रौब जमाकर बलवन उत्तर पश्चिम भारत को मंगोलों से सुरक्षित रखना चाहता था, पर वह कामयाब नहीं हो पाया और उत्तरी भारत को मंगोल हमले में सुरक्षित नहीं कर पाया, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैं लाता रहूँगा आपके लिए इसी तरह का वीडियो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ चैनल पे जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर के साथ, और मैं इसी तरह का वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों कि टेलीग्राम चैनल पर रोज़ाना 5 to 6:30 डिस्कशन क्लास चलता है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100+ होते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका वहाँ से जा करके जुड़ सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं, और सभी का एक्सप्लेनेशन किया जाता है दोस्तों। एक बात और, हाल ही में जो बिहार गवर्नमेंट के तरफ से 23 अगस्त को जो बिहार पुलिस एसआई का एग्ज़ाम होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तत्काल जो लॉकडाउन लगाया है इसके वजह से, ठीक है दोस्तों। अब आने वाले समय में जब आएगा डेट मैं अपडेट कर दूंगा। एक और अपडेट है दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट का
दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली पुलिस का दोस्तों क्या है, वैकेंसी आया है, तो आप जा करके फिल कर सकते हैं उसके ओरिजिनल वेबसाइट पे या sarkariresult.com से फिल कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों लड़कों के लिए ड्राइवरी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बने रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर के साथ। लाता रहूँगा इसी तरह का वीडियो दोस्तों, और कराता रहूँगा आपका पढ़ाई इस लॉकडाउन में। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।